Hello everyone, this is Kunal Kumar Singh and I'm here to take a topic known as tautomerism. This tautomerism topic is very important for JEE Mains and Advanced. So let us start the topic. Let us start first with the literal meaning of the word tautomerism. So अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो tautomerism दो पार्ट से बना है, टॉटो और मर. सो टॉटो का मतलब होता है ग्रीक, इट्स अ ग्रीक लेटर, इसका मतलब होता है सेम, एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट. सो ऐसी चीज जो सेम यूनिट्स हो, उसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो द डेफिनेशन गोज समथिंग लाइक दिस. ये एक दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ functional group isomers it's a special type of functional group isomerism जहाँ पे where the isomers exists in equilibrium with each other. In dynamic equilibrium is a better word to say, is in dynamic equilibrium with each other. So the word dynamic equilibrium is very important. मैं इसको बाद में आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, सब डिटेल में समझाते हैं इसे. अब ये टॉपिक जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी ईयर या इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर और सो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. और अगर ये डायरेक्ट नहीं भी आए तो इनडायरेक्टली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेईई मेंस एंड एडवांस्ड. Or it also helps us to solve some problems which have come in the previous year JEE Mains and Advanced, and it can also be asked in future exams. So आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है. सो टॉटोमेरिज्म बेसिकली एक ऐसा टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है जो कि आपस में इंटरकन्वर्ट होता रहता है और देयर इज अ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में. जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अगर आपको मैं समझाऊं इस एग्जांपल के थ्रू, सो ऐसे तो हमारे बहुत टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन दैट वी स्टडी इज अ ट्रायड सिस्टम. व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म? ऐसे सिस्टम जहाँ पे 3 पॉलीवैलेंट एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, जहाँ पे 3 पॉलीवैलेंट एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर 3 पॉलीवैलेंट एटम्स इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल जो मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ वो है वहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं. ओके, अब ये होता क्या है? सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी, अगर हम एग्जाम्पल लें इसका तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे ये सिस्टम हो, जहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कार्बन का डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन का भी मोर देन 1 बॉन्ड्स है, इसका मतलब वो भी पॉलीवैलेंट है. सो ये एक केस आपका टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है. अभी से हम डिटेल में समझे कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड, या जो हमें पता होना चाहिए, वो है कि टॉटोमेरिज्म के कंडीशंस क्या होते हैं. एक मैंने एग्जांपल दिया आपको टॉटोमेरिज्म सिस्टम का, ऐसे बहुत सारे हैं, बट लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दिस वन बिकॉज ये बहुत कॉमनली आस्क्ड पैटर्न है. ये ट्रायड सिस्टम बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है. और भी सिस्टम्स है जैसे कि एसिड टू एसिटिक ईस्टर, ऐसे सिस्टम्स भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं. बट एक कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म शो होने के लिए, वो है ये कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म. अगर कभी भी ये कंडीशन एग्जिबिट होती है मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करता है. फॉर एग्जांपल वो कंडीशन है एक ऐसा कार्बन हो जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस पे किसी भी साइड पे लेफ्ट या राइट एक ऐसा कार्बन हो जिसपे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. और क्योंकि यह हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन पे है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो इस हाइड्रोजन का नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन. सो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये कंडीशन हो, एक अनसैचुरेशन और अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, तो वो डेफिनेटली एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. सो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जस्ट टू चेक वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म और नॉट.
सो एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। सो पहला क्वेश्चन, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? दूसरा, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? तीसरा, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? चौथा, क्या इसमें पॉसिबल है? पांचवा, क्या इसमें पॉसिबल है? तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कि क्या एक्चुअली में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं इन सब केसेस में। सो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें ए की, सो एज आई सेड ऑलरेडी, आपका एक कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन है एक ऐसा कार्बन, जो कंडीशन मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सके। सो द कंडीशंस आर, एक ऐसा कार्बन हो जिसपे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो या डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम हो, and as there is a double bond, there will be hybridization as sp2, और उसके जस्ट बाद साइड वाले कार्बन पे किसी भी साइड, either on the either sides there should be a carbon that has one hydrogen and this hydrogen is known as alpha hydrogen। तो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, there can be more than that also, तो और भी अच्छा कंडीशन होगा अगर एक से ज़्यादा हुआ तो। सो इस कंडीशन के बेसिस पे चलो देखते हैं कि हम इसके आंसर्स क्या लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही सॉल्व कर देता हूँ। सो इस कार्बन को देखोगे अगर आप, सो दिस कार्बन हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2, द हाइब्रिडेशन ऑफ sp2, एंड ऑल्सो द नेक्स्ट कार्बन, दोनों तरफ एक कार्बन है जो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए बिकॉज इसको अपना एक प्रोटॉन लूज करना पड़ेगा बाद में, जो कि इसका हम मैकेनिज्म कुछ देर में ही स्टडी करेंगे। सो ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन भी आपका एक अल्फा हाइड्रोजन है। सो मैंने आपसे एटलीस्ट एक बोला था, यहाँ तो 6 हैं, तो ऑफकोर्स ये अल्फा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सो सेम कंडीशन, दिस कार्बन हैज sp2 hybridization and the next adjacent carbons as you can see are sp3 hybridized and they have hydrogen atoms, in fact 4 of them. So as I said, only one is sufficient, but if you have 4, that's well and good, that's better actually. So of course it will show tautomerism. Why? Because it has 4 alpha hydrogens, and also the carbon to which the alpha hydrogen is attached is sp3 hybridized, जो एसेंशियल कंडीशन है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड है, द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है बल्कि मिथाइल ग्रुप्स हैं। आपको पता है बिकॉज ये आपका जो एंड कार्बन होता है वो हमेशा मिथाइल इंडिकेट करता है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑल्दो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है विद अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, बट एज इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन सो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देयर आर 2 एडजेसेंट कार्बन्स जो कि इसके हाइब्रिडेशन sp3 है। हमें कैसे मालूम sp3? क्योंकि यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो डेफिनेटली sp3 होगा। ये भी sp3 है, बट यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अपने पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू शो टॉटोमेरिज्म बिकॉज एटलीस्ट इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड के कारण दिखा सकता है, राइट के कारण नहीं दिखा सकता। सो बिकॉज ऑफ दिस साइड ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस साइड ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल ये करेगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। सो लास्ट क्वेश्चन में एज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, सेम कंडीशन, और इनफैक्ट ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसको अगर मैं अल्फा कार्बन कहूँ और लेट्स से मैं कुछ अलग नाम देता हूँ, लेट्स से मैं इसके ए कार्बन कहूँ, इसे मैं बी कार्बन कहूँ, इसे मैं सी कार्बन कहूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा कार्बन में जो हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन या लूज ऑफ हाइड्रोजन होगी वो किस केस में सबसे इजी होगा? ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे कुछ देर बाद मिलेगा, बट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि as this carbon, I can clearly see as this carbon
हैज़ डबल बॉन्ड एट ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और एज ए रिजल्ट ये कार्बन इस वाले कार्बन से रिवेंज लेगा, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर जाएगी। फिर ये सेम चीज़ यहाँ भी होगा बिकॉज यहाँ भी सेम सिनेरियो है। सो एज ए रिजल्ट ये जो कार्बन है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट उसके एक अपना प्रोटॉन लूज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसीलिए बी कार्बन सबसे ज़्यादा एसिडिक कहते हैं, वेराज ए और सी के ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी बनती है। सो ये आपका एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा लेटर टू फाइंड कि डबल बॉन्ड कहाँ आना है, इनोल फॉर्म कहाँ बनना है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज टॉटोमेरिज्म। मतलब ये तो मैं आपको बता दिया मैंने कि ये टॉटोमेरिज्म की ये डेफिनेशंस है और इसका जेई में कितना इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे हम लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं जेई में। सो टॉटोमेरिज्म का लिटरल मीनिंग होता है ऐसा एक मैकेनिज्म जहाँ पे सेम पार्ट्स और सेम यूनिट का फॉर्मेशन हो। As you can see in the definition itself, there's a special type of function. This is actually a special type of isomerism where isomers exists in dynamic equilibrium with each other. मतलब दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक नहीं, डायनामिक। मतलब वो दोनों हमेशा एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। अब ऐसा उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि इसके डायड सिस्टम्स होते हैं, ट्रायड सिस्टम्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन वन है वो ट्रायड का ये पर्टिकुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म या एल्डो इनोल टॉटोमेरिज्म, जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मैं आपको उसके बाद बताया कि जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है टॉटोमेरिज्म की वो होती है कि एक ऐसा कार्बन हो जहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, ऐसा एक मॉलिक्यूल जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसके जस्ट एडजेसेंट साइड पे देयर शुड बी अ कार्बन which should be sp3. I think I missed this in the previous context, but it's okay. This carbon is sp3 hybridized और this carbon should have at least one alpha hydrogen. at least एक तो होना ही चाहिए, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर एक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। इट कैन बी ऑन आइदर साइड्स, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, एक हो तो भी हो जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। एज यू कैन सी मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करके दिखाएं कि पता कैसे चले कि किस में टॉटोमेरिज्म होगी किस में नहीं होगी। अब आगे हम समझते हैं कि टॉटोमेरिज्म एक्चुअली होता क्या है। अब टॉटोमेरिज्म को हम समझने के लिए दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है हमारा व्हाट एग्जैक्टली इज टॉटोमेरिज्म, तो समझने के लिए हम दो मैकेनिज्म्स फॉलो कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म को कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म और दूसरा होता है बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। तो मैं पहले आपको एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से टॉटोमेरिज्म को समझाता हूँ और यहीं पे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी समझेंगे। सो लेट अस बिगिन दी एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। ओके, सो अगर आप इस एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं कि क्या सॉल्व कर हो सकता है, फिर हम 1 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। हेलो, सो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? तो आपको दिख रहा होगा ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके जस्ट साइड में कार्बन ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना था, बट यहाँ पे 3 है, तो ऑफ कोर्स इट विल शो टॉटोमेरिज्म। अब सवाल बनता है हाउ डू आई अंडरस्टैंड दी मैकेनिज्म, ये एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म का क्या मतलब है? तो चलिए हम इसे समझते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल जिसपे 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो सपोज ये मॉलिक्यूल एक एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, बिकॉज हमने कहा कि एसिड एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो आपको पता होगा कि जो कैटलिस्ट चीज़ें होती हैं दे नेवर गो एंड परमानेंटली स्टिक ऑन दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वो सिर्फ मोमेंटरली जाके उससे बॉन्ड बनाता है, फिर अल्टीमेटली वो रिएक्शन के एंड में रिलीज हो जाती है। सो आप समझिए इसे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0 इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सो एज इट है 0 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन देखते ही काफ़ी स्ट्रांगली अफिनिटी शो करता है इलेक्ट्रॉन्स के टूवर्ड्स, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये 2 न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ बुला लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ये चलो उसके पास चला जाएगा, बट एज वी डोंट शो द मूवमेंट ऑफ एटम बट वी शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कुछ ऐसा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओ है, लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है। ओके, बट as this lone pair is gone from oxygen, of course it will get a positive charge. इसको हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज से, जो कहता है कि नॉर्मल वैलेंसी माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स को सराउंड कर रहे हो। सो 1 2 3 4 5,
6 - 5 इज +1, देयरफॉर इसका चार्ज होगा +1। अब नेक्स्ट होगा ये वाला। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सो डेफिनेटली इट कैनॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइडेड देयर आर कार्बन एटम्स प्रेजेंट। कार्बन एटम के रहते ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। सो इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस रिएक्शन का कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज यू विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्या इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं? या पॉसिबली, बिकॉज एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली ईजी होता है। सो हम ये बॉन्ड ना ब्रेक करके हम वो वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नीचे पाई वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सो इसको लोन पेयर वापस मिला और इमीडिएटली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ कैसा होगा आपका CH3। आप एक और चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों, आई मीन रिवर्सिबल साइन क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। विल डिस्कस अबाउट दिस इन सम टाइम। सो यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक और लोन पेयर, और यहाँ पे रहा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप सबको पता होगा कि कार्बन चेन एक फैमिली जैसा बिहेव करता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे आपके फैमिली में मान लो ये आपके अंकल हैं और आप उन अंकल को कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज वही इंडिकेट करता है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे पैसे हैं बिकॉज आपके पास बहुत सारे हाइड्रोजन्स हैं। क्यों हाइड्रोजन एक पैसे की तरह बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ये कार्बन आपका इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पर एक छोटी सी नेगेटिव पोलैरिटी आती है, इससे एक पॉजिटिव पोलैरिटी आती है, बिकॉज इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। सो सपोज आपके अंकल के पास पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ देर के लिए अपने अंकल से, या आप बेसिकली इस बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ पैसे आप अंकल को दे सकते हो, अपने तीन हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका एक पॉजिटिव चार्ज है और आप सभी एक ही फैमिली के मेंबर हो कैटिनेशन के कारण। सो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी, वो होगा CH2, एक डबल बॉन्ड, फिर एक O और एक H और एक और लोन पेयर, राइट। तो ये मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है वो, क्योंकि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ले लिया, तो इसका क्या बच जाएगा, सिर्फ H+। ये मॉलिक्यूल जो रहा है इसको हम कहते हैं इनओल, और हमने स्टार्ट किससे किया था, एल्डिहाइड से, तो इसको हम कहेंगे एल्डो इनोल सिस्टम। अब इस इनोल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, या यही इसी फॉर्मेशन को, इस एल्डिहाइड से इनोल फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कीटो इनोल या एल्डो इनोल कंडेंसेशन। ये आपका फाइनल फॉर्म हो गया। और एज यू कैन सी हियर H+ इज बीइंग रिलीज्ड आउट बिकॉज ये आपका एनीवे कैटालिस्ट था। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि H+ अल्टीमेटली निकल जाएगा, तो H+ निकल जाता है यहाँ से। तो ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है टॉटोमेरिज्म का। तो इसको हम अगर सिंपल टर्म में समझना चाहें तो बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहो तो एक शॉर्ट मेथड या इजी मेथड है, एक इजी मेथड इसका होगा, अगर हम ऐसे लिखे इसे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH। चलो किसी और क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको ताकि एक वैरायटी आए यहाँ पे। सो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है। जिस भी कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको एक आप ऐसे बनाइए, आपका चॉइस, आप लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। इस प्रोटॉन को यहाँ मूव करवाओ और इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करवाओ। सो आपका आंसर होगा CH3 C OH C, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आ जाएगा CH3, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 के बाद डबल बॉन्ड। सो ये आपका आंसर बन जाएगा। सो ये आपका क्या फॉर्म है, कीटोन फॉर्म है। ये आपका क्या फॉर्म हो गया, इनओल। इसे हम इनोल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये आपके ओल अल्कोहल से बना है, इन एल्कीन से बना है, इसलिए हम इसे इनोल फॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। सो अगर आप इसको समझेंगे डिटेल में तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्चुअली, अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 99 मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और 1% से भी कम, एग्जैक्टली 1% से भी कम और 1% के आसपास मॉलिक्यूल्स होंगे जो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको क्लियरली बताता है कि आपका एक मोर स्टेबल फॉर्म है और आपका लेस स्टेबल फॉर्म है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट इस केस में ऐसा हो रहा है बिकॉज इनोल के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी के रीजंस नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कीटोन आपका बहुत स्टेबल है बिकॉज इसके पास ज़्यादा रिपल्शंस नहीं है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी डिस्पर्स्ड है। बट यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर और यहाँ का पाई क्लाउड
काफ़ी रिपेल करता है एक दूसरे को, इसीलिए ये बॉन्ड ये इतना स्टेबल फॉर्म नहीं है। अब इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि कीटोन इनोल में किस तरह से हम बनाते हैं इजी मेथड के थ्रू। अब जो नेक्स्ट थिंग है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इसे देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुका हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज हर एवरी टाइम अगर एक मॉलिक्यूल आपका कीटोन्स फॉर्म से इनोल पे जा रहा है, ठीक उसी वक्त एक मॉलिक्यूल आपका इनोल से कीटो पे जा रहा है। सो इससे क्या हो रहा है कि रिएक्शन हमें रुका हुआ दिख रहा है, रिएक्शन seems to have stopped but at the molecular level it is still moving, or we can say it is still reacting, or still going in forward and backward direction. So it is still reacting. इसका मतलब अगर छोटे लेवल पे देखोगे तो मॉलिक्यूल फिर भी हमेशा यहाँ से वहाँ जा रही है। द ओनली थिंग इज जितने रेट ऑफ जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर इट इज डायनामिक इन नेचर, मतलब ये रुका हुआ नहीं है। ऑल्दो हमें दिखेगा कि रुका हुआ है बिकॉज यहाँ पे नंबर सेम है 99 1, बट इन रियलिटी वो रुका हुआ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जितना स्पीड से वो सामने जा रहा है उतना स्पीड से वो पीछे भी आ जा रहा है। देयरफॉर इट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए, अब इसका एक बेस मैकेनिज्म भी होता है जिसका मैं आपको हिंट दे दूंगा, एंड आई होप आप लोग खुद से इसको कर सको। सो बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आप टॉटोमेरिज्म का बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म देखोगे तो कुछ इस तरह से, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब जैसा मैंने आपको कहा था इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखेंगे हमेशा बिकॉज ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है। तो अब इसमें अगर आपने बेस रख दिया, बेस का काम ही होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द ओनली रोल दैट अ बेस कैन डू इज टू अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। एक्चुअली एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और इट कैन रिमूव अ प्रोटॉन बेसिकली। ऐसे सिंपल टर्म में लिख देता हूँ कि एक प्रोटॉन रिमूव करने वाला स्पीशीज होता है। सो बेस इज समथिंग विच कैन रिमूव अ प्रोटॉन। सो कौन से प्रोटॉन रिमूव करेगा? ऑब्वियसली जो एसिडिक प्रोटॉन हो। अब एज मैंने पहले आपको बोला है कि अल्फा कार्बन ही ऐसा कार्बन है जो कि आपका हाइड्रोजन जो रखता है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। इसका मतलब डेफिनेटली जो बेस होगा वो किस पे अटैक करेगा? यस। तो इसको अटैक करते ही वाटर रिमूव हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स अगर वाटर निकल गया और H+ के फॉर्म में जा चुका है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस लोन पेयर के यहाँ गिरना, इसका माइग्रेट करना, वाटर से H+ का ब्रेक होना और यहाँ पे आना। सो अल्टीमेटली आपके पास सेम आंसर आएगी। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। और एज वाटर से H+ वहाँ चला गया तो आपके ऑब्वियसली क्या बचेगा? यस, OH-। तो ऐसा मैंने आपको कहा था कि जो कैटलिस्ट होती है वो हमेशा रिएक्शन के एंड में बाहर निकल आता है। सो ये रहा आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो द आइडिया इज सेम, एक्चुअली प्रोडक्ट आपका सेम बनता है, बस मैकेनिज्म में थोड़ी सी स्लाइड सी चेंज है। अब चलिए हम एक लास्ट टॉपिक करते हैं इसके ऊपर और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सो जो टॉपिक है वो उसे हम कहते हैं इनोलाइजेशन। अभी इनोलाइजेशन क्या होता है? इनोलाइजेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इनोल फॉर्म्ड। सो इनोलाइजेशन का मतलब होता है कितना अमाउंट में इनोल फॉर्म हो रहा है। जैसा आपको मैंने कुछ देर पहले कहा था कि गिवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कीटो फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, बट वो हमेशा ट्रू नहीं होता। बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी 99% है इसलिए मोर स्टेबल है, 1% लेस स्टेबल है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रू हो। अब हम वही केसेस देखेंगे जहाँ पे ट्रू नहीं होता। सो अमाउंट ऑफ इनोल फॉर्म्ड इज बेसिकली नोन एज इनोलाइजेशन। नाउ ये कैसे बढ़ता है? सो इनोलाइजेशन कैन इंक्रीज व्हेन वी हैव द फॉलोइंग फैक्टर्स। सो इनोलाइजेशन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
या स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात है, कोई भी रिएक्शन इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोल ज़्यादा तो इनोलेशन भी ज़्यादा। अब ये स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगा, या कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, जैसे कि या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए वो, या तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड हो जाए। सो मेजरली ये दो फैक्टर्स ही होते हैं जो आपके इनोल कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। सो हम अब ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे इस तरह की मैकेनिज्म्स इनोल के अमाउंट को बढ़ाती है। सो लेट अस बिगिन विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, वो है आपका ये वाला। एक क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चन में दूंगा इसके ऊपर। सो इसे देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, क्या है मॉलिक्यूलर टॉटमिज्म शो करेगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसपे एक अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, डेफिनेटली टॉटमिज्म शो करेगा। अब सवाल बनती है कि कैसे और कौन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। तो चले हम समझते हैं इसे। सो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है बाय द वे। सो देयर आर 3 चॉइसेस, एज आई सेड ऑलरेडी, ये सबसे अच्छा चॉइस है हमारे लिए, बिकॉज ये आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा, और ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा नेचर को शो करता है। इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग या मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए हम उस पर ही रिएक्शंस करेंगे। तो जैसा आपको मैंने शॉर्ट वे में समझाया था, इसका प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो होगा CH3C, फिर मैंने आपको क्या बोला था उस वक्त, डबल बॉन्ड O, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज, बट हम इससे ही काम करेंगे सिर्फ। सो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अल्फा हाइड्रोजन को हम स्पेशली शो करेंगे इस तरह से। ओके, अब आप यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, जैसा आपको बताया था मैंने कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा, और जो लोन पेयर है, जो पाई बॉन्ड्स है वो आपके इस कार्बन के पास आएंगे। तो इसका जो इनोल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आपका आएगा CH डबल बॉन्ड C OH, लोन पेयर एंड CH3, ये आपका प्रोडक्ट बना, ये आपका इनोल फॉर्म है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एल्डिहाइड फॉर्म है, सॉरी ये कीटोन फॉर्म है, और वो अगर एल्डिहाइड इनोल फॉर्म है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो कि कीटो हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहा है इनोल से, तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए कीटो, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपको मैंने कुछ देर पहले ही बोला, यू हैव टू लुक आउट फॉर 2 फैक्टर्स लाइक रेजोनेंस एंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इस केस में क्लियरली इनोल कंटेंट में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे। कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब इस ऑक्सीजन को देखो, और क्या मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली। अब क्या आपको नहीं लगता ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन ही होता है कि देयर शुड बी आइदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन, एंड वो हाइड्रोजन भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होना चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब आपके पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड करे एक ऐसे हाइड्रोजन से जो कि खुद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से अटैच्ड हो। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कोई बॉन्ड नहीं, जस्ट एन इंटरैक्शन, ये कोई बॉन्ड नहीं होता कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, ये सिर्फ एक इंटरैक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये आपका इनोल फॉर्म है और ये आपका कीटो फॉर्म है। अब समझते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है? सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब यू विल नॉट बिलीव द अमाउंट इंक्रीजेस ह्यूज अमाउंट। इनफैक्ट जो कीटो फॉर्म है आपका सिर्फ 24% बनती है, और बाकी 76% आपके इनोल फॉर्म होते हैं। प्रीटी सरप्राइजिंग, राइट? बिकॉज यूजुअली हमने क्या देखा है, 99-1, 90-10, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 24 and 76 percentages, which is quite a huge amount, right? And that's all because वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट हो रही है। So we can clearly say कि not always we have keto forms more than enol forms. ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपका ये ज़्यादा हो जाए। एक और केस हम ले सकते हैं,
तो आप इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो मैं इसे कंटिन्यू सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको। सो इस फॉर्म को देखिए आप लोग, दिस फॉर्म हियर, ये क्वेश्चन है आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर क्या टॉटोमेरिज्म शो करेगा, विल इट शो टॉटोमेरिज्म? फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, if yes, then write the enol form. Write the enol form. Third होता है, is enol more stable than keto or otherwise? तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर कंटिन्यू करके देख भी सकते हो। चलिए तो हम इसे शुरू करते हैं। So let us try to answer the first question. The first question says that, do you think it can show tautomerism? So if you draw the diagram here, let us remember, let's quickly recall the conditions we have discussed. So आपके पास दो conditions थे यहाँ पे। पहला, एक ऐसा कार्बन हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। दूसरा, उसके जस्ट बाजू में in either sides there should be a carbon which should be sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट हमारे पास तो दो है। वेल एंड गुड। सो ऑफ कोर्स ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सो पहले का आंसर है यस, डेफिनेटली यस, इट विल शो टॉटोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि अगर येस है तो इनोल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। वो भी आपको मैंने एक सिंपल वे में समझा दिया था, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत ही जल्दी करना होता है। जेई ऑल्दो ये एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है, बट स्टिल यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, राइट। सो हम इसे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है कि डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन है इसको इस ऑक्सीजन को दे दो, इस डबल बॉन्ड के यहाँ लगा दो। सो जो फॉर्म होगा कुछ ऐसा होगा, ओ के पास एक हाइड्रोजन OH चला जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। आपको क्लियरली दिख रहा है जो मॉलिक्यूल आपको दिखा, दिस इज द इनोल फॉर्म, और इसका नाम क्या है, यस, द वेरी पॉपुलर फिनोल। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोकलाइजेशन में जाएगी, यहाँ मूव करेगा, फिर इवेंचुअली ये इधर आएगी, फिर इधर आएगा, फिर इधर मूव करेगा, एंड दिस विल ऑल्सो मूव हियर, इट विल मूव हियर अगेन। सो सिमिलरली देयर इज अ कंजुगेशन दैट टेक्स प्लेस, और इसी कंजुगेशन को हम लोग कहते हैं प्लस एम कंजुगेशन, या फिर इसे हम कहते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, और वी कैन जस्ट से कि ये रेजोनेंस स्टेप एग्जिबिट कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट ये क्या होगा, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसका जो अमाउंट है वो क्वाइट क्लोज टू 99.9, अप्रोक्सीमेटली पूरा इनोल ही बनता है। कीटो इज हार्डली अ परसेंट और सो, 0.01% में भी, इससे भी कम इनफैक्ट। इसका मतलब जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट होगा आपका फिनोल बनेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, बिकॉज यहाँ पे दो कंडीशन है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक आपका हाई, ये आपको देखना है कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दे के आपको मैं आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वो क्वेश्चन है, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अगर करेगा तो इसका इनोल फॉर्म क्या होगा, और जो इनोल फॉर्म होगी वो स्टेबल होगी कि नहीं होगी। सेम तरीके से हम इसको क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, आंसर है यस, और आंसर ये भी है कि इसका इनोल फॉर्म बहुत स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म इज हाईली स्टेबल। अब आपको सोच के आंसर देना है कि क्यों ऐसा होता है। एंड विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द मेजॉरिटी पार्ट। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप जे एडवांस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो टॉटोमेरिज्म पे आएगा। सो पहला हम चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बिकॉज काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। सो टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है सेम पार्ट जो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। एक पार्ट है आपका कीटो, दूसरा पार्ट है इनोल। तो जैसे मैंने आपको कहा, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जो कि एक दूसरे के साथ दो फॉर्म्स के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है। देन मैंने आपको बोला इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डायाड, ट्रायाड, ट्रायाड में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एस्टर फॉर्म, कीटो फॉर्म, एल्डो फॉर्म, बट हम कीटो इनोल पे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, इट्स मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो उसके बाद हमने पढ़ा कि कंडीशंस क्या है, कैसे पता चलेगा आपको टॉटोमेरिज्म होना है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताया, एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसपे एक डबल बॉन्डेड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होना चाहिए,
उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऐसा कार्बन हो जिस पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो और ये कार्बन भी आपका स्पेशली हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी की जो आई होप आपको समझ में आया हो। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड। दोनों ही मैकेनिज्म में आपके आंसर सेम आते हैं और लास्ट में जो कैटलिस्ट होता है वो बाहर आ जाता है, बिकॉज कैटलिस्ट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद आपका मैंने इजी मेथड बताया, वो मेथड क्या था कि पाई क्लाउड इस तरफ मूव करेगी और हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा, इसलिए हम उसको कभी कभी पाई प्रोटॉन माइग्रेशन भी कहते हैं। इसको हम पाई प्रोटॉन माइग्रेशन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पाई और एक प्रोटॉन का माइग्रेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है। ओके और मैंने यहाँ भी समझाया आपको कि इट्स बेसिकली डायनामिक इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज डायनामिक इन नेचर, बिकॉज फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम होती है। फिर हम लोग देखा कि इनोलाइजेशन क्या होता है। सो इट्स बेसिकली सिंपल टर्म में ये है कितना इनोल बन सकता है। और मैंने आपको क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इनोलाइजेशन को गवर्न करती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, जो कि आपका आएगा जब दो फैक्टर्स हों। क्या क्या? रेजोनेंस जो कि सबसे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके हमने दोनों के एग्जाम्पल बताया और मैं आपको बताया कैसे ये दो फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट को डोमिनेट करते हैं। इफ योर प्रोडक्ट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट, of course your amount of enol has increased way more than the amount of keto. And if you have resonance being exhibited in the question, you can certainly see that there are 99.9% of the products are the enol form और बहुत ही फीबल सी अमाउंट बनती है आपकी कीटो की। सो कीटो फॉर्म यहाँ पे अंडरमाइन हो जाता है इनोल के सामने, और आपका बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे रेजोनेंस किसी की प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकता है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, हिंट है इन सब में एक रेजोनेंस होना, इसी कारण ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है और यही आपका लूज होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको आएगा और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा आपका फिनोल, जो आप देख सकते हो खुद से, बिकॉज यहाँ जाने के बाद यहाँ मूव करेगी, यहाँ मूव करेगा और यहाँ मूव करेगा और जो हाइड्रोजन माइग्रेट करके इधर जाएगा। सिमिलरली आपका जो आंसर होगा वो होगा एक फिनोल। अब ये एज इट इज़ फिनोल, तो आपका डेफिनेटली ये आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी इसमें। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो इनडायरेक्टली आर द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस्ड। सो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो एंड यू हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग, और आपने बहुत कुछ सीखा भी हो इससे। सो आई विल स्टॉप माय लेक्चर हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।